हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कॉमर्शियल एप्लीकेशन का सेमेस्टर 2 आंसर की। एमसीक्यू और रिटन दोनों हम दिखाएंगे इसमें। साथ में आप लोग देख लीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना नहीं। पहले हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं, ठीक। जो लोग कल नहीं मिला पाए थे आज मिला सकते हैं। हम एमसीक्यू पहले देख रहे हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो बैलेंस शीट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, ठीक। और बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं, ट्रेडिंग भी बनाते हैं नॉन ट्रेडिंग भी बनाते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट पहला। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ डैश ओरिएंटेड फंक्शन। तो जॉब तो हो ही नहीं सकता, मनी भी प्रॉफिट कुछ नहीं है, पीपल ओरिएंटेड है, ठीक है। इसका होगा बी और इसका सी। और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा, डैश इज अ बैंकर्स बैंक। तो बैंकर्स बैंक तो हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई है, ठीक। तो यहाँ हमारा आ गया डी। और डैश फंक्शन इंश्योर्स दैट द पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो हमारा हो जाएगा पब्लिक रिलेशन। ये तो हो ही नहीं सकता, परफॉर्मेंस स्किल डेवलपमेंट ये दोनों नहीं होगा, फाइनेंशियल तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा बी होगा, ठीक। और इन दिस टाइप ऑफ द अकाउंट नो चेक बुक इशू टू द अकाउंट होल्डर। इसमें बहुत लोगों का गलत हो रहा था, हमने देखा। इसमें सब लोग सेविंग अकाउंट तो किया ही नहीं, क्योंकि इसमें पासबुक भी देता है और चेक बुक दोनों देता है, ठीक। करेंट अकाउंट में भी ये करेंट अकाउंट में भी दोनों देता है और साथ में ओवरड्राफ्ट भी देता है, ठीक। तो करंट अकाउंट भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा पूछा है जो नहीं देता। तो इसमें दो क्वेश्चन बचे थे, काफ़ी लोगों ने ओपन कर दिया, काफ़ी लोगों ने फिक्सेड डिपॉजिट अकाउंट कर दिया। लेकिन साथ में फिक्सेड डिपॉजिट अकाउंट हमने पता किया, इसमें ना ही ना चेक बुक देते हैं ना ही ये देते हैं पासबुक। तो हमें शायद पता था, तो हमने चेक बुक देखा तो चेक बुक ही होगा, ठीक। तो इसका आंसर ए है। हमने कई लोगों से पूछा, उन्होंने बताया ए, ठीक। अब इसके नीचे देखते हैं हम, डैश इज़ वन ऑफ द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये तो एक्सटर्नल हो जाएगा, गेट हायरिंग बाहर ही हो रहा है, ठीक। एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाहर जाके करा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं हमारे यहाँ, ये सब नहीं। तो ट्रांसफ़र मतलब इंटरनल, यानी कि जो अंदर हो रहा है, ठीक। तो ट्रांसफ़र होता है कि नहीं बताइए। जैसे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है यहाँ पे, जैसे ब्रांचेस होते हैं मजीद सारे, एक ब्रांचेस से दूसरे ब्रांचेस तक भेजते हैं, वो ट्रांसफ़र ही हुआ ना। तो एक तरीके से इंटरनल हुआ, मतलब इंटरनल लोगों को ही एक जगह से दूसरे जगह भेजें। तो इसमें हमारा भी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, ठीक है। तो इसमें तो सब लोग गलत किए नहीं होंगे, सभी लोग जानते हैं रियल अकाउंट, ठीक। ए चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ इज, राइट्स और ड्यूटीज़ इज, तो ये हमारा कंज्यूमर एजुकेशन है ना, चैप्टर 12 में हमने पढ़ा है, ठीक। ये हमारा ए होगा, ठीक। कई लोग सोच रहे हैं ए सेम है, तो ये मत समझिए। डैश इज द एलिमिनेशन प्रोसेस सेलेक्शन। देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस सिलेक्शन हो गया, और ठीक इसमें रिक्रूटमेंट तो सवाल ही नहीं उठता। ट्रेनिंग चैप्टर से हट ही गया है, ये तो देगा ही नहीं। एजुकेशन में थोड़ा सा फंस रहे थे, लेकिन बाद में पता चला एजुकेशन भी नहीं है, ठीक। ये समझिए नहीं है, बी ही है, ठीक। यहाँ पे है शायद आस्किंग फॉर कैश मीमो फॉर द आइटम परचेज। तो कैश मीमो यानी कि जैसे बिल ये सब हो गया, ठीक। बिल ये सब मांगते हैं दुकानदारों पे, तो हम ऐसे सामान लीजिए, कंज्यूमर का राइट्स होता है कि ऐसे सामान लीजिए जिसमें बिल ले सकें। तो ये एक तरीके से ड्यूटी हुआ उनका, तो हमारा सी है, ठीक, यानी कि सी। अब हम देखें, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 हमारा है, जितने लोग किए होंगे वो लोग मैच कर लें।
ठीक, पहला हमारा आई वाला देखते हैं। स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शंस। तो एक पॉइंट देना है, दोनों डिफरेंस में, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, दोनों में देना है एक पॉइंट। तो एक स्टेज दे सकते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेट इन हायरिंग। ठीक, इसमें रिक्रूटमेंट में, और सिलेक्शन में भी दे सकते हैं, सिलेक्शन सेकेंड स्टेज है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव्स इसका दे सकते हैं, टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट। ठीक, टू चूज़ द राइट पर्सन्स ऑफ द एवरी जॉब। मतलब जो आपके पास जॉब, सिलेक्शन में मतलब समझ रहे हैं, किसी किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करते रिक्रूटमेंट में, ये बात ध्यान दीजिए, सेलेक्ट नहीं करते, रिक्रूटमेंट में बुलाते हैं, अप्लाई फॉर जॉब। ठीक, ऐसा ही समझ लीजिए, और यही होगा। और इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्पैथी एंड एज अ एलिमेंट ऑफ द पब्लिक रिलेशन। तो ये हम पब्लिक रिलेशन का है, एक एम्पैथी वाला वही। ठीक, तो मदद करना, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों, दया दिखाना, मदद करना। ठीक, तो एम्पैथी मीन्स लुकिंग एट थिंग्स एंड इवेंट्स फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ द व्यू। मतलब जैसे आप मोहन है, एक सोहन है, तो आप जैसे आप मोहन है, तो आप सोहन के नज़रिए से देखिए कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। ठीक, ये है एम्पैथी। राइट इन द शॉर्ट अबाउट एनी 3 कंज्यूमर राइट्स। 3 ठो कंज्यूमर राइट्स बताना है, और थोड़ा शॉर्ट में ही बताना है। ठीक, तो एक हो गया राइट टू चूज़। मतलब आप दुकान पे गए हैं, दुकान वाले ने से आप बोल दिए कि, जैसे कोई मिठाई की दुकान पे गए हैं, आप मिठाई बोल दिए कि मुझे कैटेगरी दिखा दीजिए मिठाई के, तो सारा मिठाई दिखा दिया, तो ये जबरी नहीं कर सकता तो कि आप यही वाला मिठाई लीजिए। ठीक, वो आपको जबरी नहीं कर सकता, आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। हंसी आ रही है। ठीक है, तो ये राइट टू चूज़ हो गया। और राइट टू इंफॉर्मेट मीन्स राइट टू बी इंफॉर्मेड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस ऑफ गुड। मतलब आपको पूरा अधिकार है, मतलब समझ रहे हैं कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बारे में वो बताए, आप उससे पूछेंगे, उसको आपको पूरा अधिकार है पूछने का कि इसमें क्या मिला है, कैसा है, कैसे बनाए हैं। ठीक, वो सब है। और एक हो गया राइट टू सेफ्टी मीन्स द राइट ऑफ द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज द हैजर्डस, यानी डेंजरस टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये 3 ठो शॉर्ट नोट दे सकते थे। अब राइट 3 यूजेस ऑफ, क्या है, 3 यूजेस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आप तो जानते ही हैं। ठीक, तो एक ये लिख दीजिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ द प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक, it allows the management of the non-trading organization about decline in the cash receipt and increasing the cash payment. It informs the member about main sources of income, major items of the payment of their organization. ठीक, तो ये सब लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। State any one point difference between recruitment and selection। अरे ये तो दोबारा आ गया, छोड़िए इसे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमें देखना है, ये रहा, आ गया। ठीक, स्टेट एनी वन पॉइंट डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो लोग MCQ किए रहेंगे वो तो समझ जाएंगे, और जो पूरा नहीं कर पाएंगे MCQ तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक, एक MCQ में ही दे दिया है कि जो हमारा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये रियल अकाउंट है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, समझ रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, तो पहला 2 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। व्हाट इज़ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। हम इसमें करना होगा, तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6 पूरा क्वेश्चन बढ़िया है, 7 भी बढ़िया है, सब क्वेश्चन बढ़िया है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, सब इजी था। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक, ये क्या होता है,
चलिए बताते हैं। और इसके पहले कौन सा क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है राइट ब्रीफ अबाउट एनी 3 फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। चलिए ये भी आसान है। उसके बाद इन्वायरमेंटल वैल्यूज इथिक्स, ठीक, पूरा इजी पढ़ा है। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है? एनी पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट विद द मिनिमम स्पेसिफाइड अमाउंट। तो एक मिनिमम अमाउंट दे के आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे खुलता है 500 रुपये का, 1000 रुपये का, ठीक, वही उसी तरीके से। इन दिस अकाउंट स्मॉल सेविंग एंड डिपॉजिटेड टू द मिडिल एंड लो इनकम पीपल। जो मिडिल लोग होते हैं, लो इनकम लोग होते हैं, वो भी अपना खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट। मतलब सब लोग खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट अगर इस तरीके से देखा जाए, ठीक। डिपॉजिट कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ द टाइम्स इन द वीक। जो डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो भी एक नंबर होता है, ठीक। बट देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द विड्रॉ इन द वीक। इसमें कुछ कुछ वो है कि आपको हफ्ते में कितना निकालना है, कैसे करना है, ये सब दिया होता है, ठीक। तो इसमें अब पासबुक एंड चेकबुक आर इशूड टू द अकाउंट होल्डर। तो हमने पहले ही बताया था सेविंग अकाउंट नहीं होगा, फिक्सेड अकाउंट होगा, हमने पहले ही बताया था। तो इसमें भी देखिए चेकबुक और पासबुक दे रहा है, ठीक। इतना लिख देंगे बहुत हो गया। और करीब 4 से 5 लाइन लिख देंगे, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन बस, उससे ज़्यादा नहीं, उतने में आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा हमने 3 फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक। ह्यूमन रिसोर्सेज का 3 ठो फीचर्स। तो 3 ठो फीचर्स दे दीजिए। जैसे एक हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज आर हेट्रोजीनियस, ये लिख दीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेज आर डायनेमिक एंड बिहेव डिफरेंटली। मतलब बिहेवियर सेम लोग रहते हैं लेकिन बिहेवियर उन सबका अलग अलग होता है, ठीक। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द प्रोडक्ट देयर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट। ये सब लिख सकते थे। 3 पॉइंट पूछा था, थोड़ा सा बड़ा में लिखते तो देखते हैं तो कहते हैं हाँ सही किए हो, ठीक। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया राइट एनी 3 वेज बाय द विच इन्वायरमेंटल वैल्यूज एंड इथिक्स कैन बी डेवलप्ड इन पीपल। तो 3 ठो पूछा है, तो एक जो हमने पूछा किसी से उन्होंने बताया, एक लिख दीजिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख दीजिए। दूसरा वैल्यू एजुकेशन लिख दीजिएगा। 3 ठो बता रहे हैं, ठीक, वैल्यू एजुकेशन। और एक और लिख दीजिएगा इन्वायरमेंटल इथिक्स, इन्वायरमेंटल इथिक्स। यही 3 ठो वेज है, ठीक। अब इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है जस्टिफाई द अगेंस्ट बाय द गिविंग द रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये क्या लिखे हैं? फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक, यही होगा। बैलेंस शीट इज अकाउंट। तो हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक। ये शो करता है लाइबिलिटीज और एसेट शो करता है, और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अकाउंट देता है, बताता है, ठीक। इतना बोल लिख देंगे बहुत हो जाएगा। मेंशन एनी 2 नेचर्स ऑफ पब्लिक, अच्छा रिलेशन है वो, 2 ठो बताना है पब्लिक रिलेशन का, ठीक। तो इसमें आप लिख दीजिएगा इट रिक्वायर्ड बोथ एक्शन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, ठीक। ये एक लीजिएगा, छोटा सा है, ये लिख दिए होगे तो अच्छा है। और पब्लिक रिलेशन इज द प्लानेड एंड सस्टेनेड एफर्ट, ठीक, ये सब लिख सकते हैं। जैसे पब्लिक रिलेशन बनाते हैं तो एक प्लान करके बनाते हैं ना कि पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे कि बुरा बनाएंगे, तो समझ लीजिए वैसे, ठीक। तो हम चौथे पहुंच गए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, ये तो हमारा इंटरव्यू चैप्टर यानी कि वही रिक्रूटमेंट वाले चैप्टर का है जो होता है सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू, ठीक। तो इसमें 3 ठो हमसे पूछ लिया है और एक्सप्लेन दे दिया कि बताइए, ठीक। स्ट्रक्चर मतलब होता है जैसे पहले से ही बना हुआ, ठीक, जैसे हम बता रहे हैं, ठीक, पहले से बना यानी कि पहले से प्लान करके, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले से ही प्लान कर लें कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू। मतलब जब आप जाएंगे वहाँ पे, जैसे कंपनी हो गया, कंपनी के अंदर जाएंगे या होटल में जाएंगे या कहीं और जहाँ भी होता होगा इंटरव्यू, वहाँ पे आप जाएंगे, इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पहले से प्लान कर लिए होते हैं
कि आपसे क्या पूछेंगे। जैसे वो प्लान किए रहते हैं कि आप यहाँ पे हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, प्लान करके रखे हैं पहले से ही, ठीक। और दूसरा होता है हमारा ग्रुप इंटरव्यू। तो इसमें ग्रुप इंटरव्यू का नाम ही समझ जाइए कि जैसे ग्रुप में पूछते हैं। जैसे कभी कभार एग्जाम्पल में नहीं देंगे, पहले आप छोटे थे तो ओरल टेस्ट होता था कि नहीं होता था, तो वही समझ लीजिए। ग्रुप में 2-3 लोगों को बुलाते थे, उसमें एक एक क्वेश्चन चारों लोग से पूछते थे। तो ये जैसे ये इंटरव्यू है तो ये ग्रुप इंटरव्यू, मतलब ग्रुप कैंडिडेट का ग्रुप लेके इंटरव्यू लिया जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं सभी ग्रुप को, जैसे समय कम रहता है तो इस तरीके का लिया जाता है, ठीक। स्ट्रेसेस इंटरव्यू यानी कि जैसे क्वेश्चन में इमोशनल ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप पहले क्या था, अवाकेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक। हॉस्टिल एटीट्यूड देखते हैं कि आपका कैसा गुस्सा हो रहे हैं कि नहीं, तो ये स्ट्रेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। अब चलिए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हमने कॉमर्स का इतना कंप्लीट कर दिया है। ओहो गिर गया लगा, ठीक। तो यहाँ पे जस्टिफाई इधर द अगेंस्ट बाय द गिविंग अ रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनल सोर्सेस इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ इक्विपमेंट। अरे भाई सही बात है, इनकम्प्लीट है। अरे कहाँ कंप्लीट है, इंटरनल यानी कि अंदर। जैसे आप ही बताइए, अगर जिस आप जहाँ कंपनी में काम, जैसे एक कंपनी है वहाँ पे जो काम करने वाले रहते हैं तो उनका प्रमोशन करा देंगे, ठीक। तो वो आगे बढ़ जाएंगे तो उनका पोजीशन तो खाली ही रहेगा, कोई नया नहीं आएगा, इन ब्रीडिंग हो जाएगा, कोई नया नहीं आएगा। लिमिटेड चॉइस है आपके पास, क्या आपके पास मजिक चॉइस है? आपको इंटरनल ही है, मतलब अपने ही कंपनी के अंदर से उठा के सेलेक्ट करना है, तो आपके पास लिमिटेड ही चॉइस है ना। अगर रिक्रूटमेंट भर दें तो रिक्रूटमेंट में अप्लाई फॉर जॉब हो गया, मजे लोगों को अप्लाई करा देता है जॉब के लिए। सिलेक्शन यानी कि सेलेक्ट करते हैं, ये एक बहुत निगेटिव प्रोसेस है, ठीक। तो ये इनकम्प्लीट सोर्स है, इसका एक्सप्लेन करने के लिए, रीजन देने के लिए कहा गया है, तो आप रीजन में दे सकते हैं, ठीक। इसमें कोई ज़्यादा गलत नंबर नहीं होगा, 2 नंबर पक्का दे देंगे अगर थोड़ा भी आप किए होंगे, ठीक राइट, ठीक है। तो स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस इन, अरे सेकंड वाला क्वेश्चन, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। 2 फंक्शन बताना है, 5 फंक्शन है। प्रोक्योरमेंट फंक्शन हो गया, एक डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, कंपेंसेशन फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया, मेंटेनेंस फंक्शन हो गया, तो ये बहुत से हैं, ठीक। और 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो आपको 3 सेंट्रल बैंक बता दे रहा हूँ और 3 इसी के साथ से कमर्शियल बैंक भी बता दूँगा, एक साथ बताऊँगा, एक इसका बताऊँगा एक उसका बताऊँगा, ठीक, एक साथ, ठीक। तो सेंट्रल बैंक का नंबर लिख दीजिए पहले, नंबर मतलब कितने नंबर हैं, कितने हैं सेंट्रल बैंक। तो देयर इज ओनली 1 सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री, एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ठीक। कमर्शियल बैंक, इट इज़ अ सेवरल कमर्शियल बैंक इन द कंट्री, पहला पॉइंट। ओनरशिप लिख दीजिए, ठीक। तो ओनरशिप में कमर्शियल सेंट्रल बैंक का, पहले सेंट्रल बैंक हमारा एक, सेंट्रल बैंक का मालिक कौन है, ओनरशिप मतलब मालिक गवर्नमेंट है। और कमर्शियल बैंक का याद करिए, कमर्शियल बैंक का शेयर होल्डर मालिक होता है, ठीक। 2 पॉइंट हो गया। और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है कमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक का? आपका गवर्नर है चीफ एग्जीक्यूटिव। और कमर्शियल बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? ये आपका चेयरमैन होते हैं शायद, हाँ चेयरमैन है, ठीक। तो ये 3 पॉइंट लिख देते तो आपको 3 नंबर मिल जाता। अगर लिखे होंगे तो ठीक है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ हमने लिखा है। और इसके बाद व्हाट इज़ अ फूड एडल्ट्रेशन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। ये जो नहीं लिखा होगा बहुत गलत किया होगा। देखिए गिव एनी 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से पता चल रहा है जो आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपने 1 दिया है तो शायद नंबर काट सकते हैं, क्योंकि 2 दिया है तो यानी कि एक नंबर का 2 नंबर का एग्जाम्पल्स पूछ लिया और 1 नंबर का आपका फूड एडल्ट्रेशन के बारे में, तो उस हिसाब से आप लिखिएगा, ठीक। लिखे होंगे, ठीक। तो फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, तो छोटा ही लिखे होंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। फूड एडल्ट्रेशन मीन्स डिलिब्रेटिंग मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी, मतलब जैसे मिक्सिंग कर देते हैं लो क्वालिटी, जैसे बढ़िया चीज़ होगा उसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, थोड़ा कम, ठीक। जैसे 1 किलो सेव है बढ़िया, एकदम बढ़िया, इतना नहीं बढ़िया, थोड़ा बढ़िया है। इसी तरीके से 1 किलो का सेव लेंगे आप, तो उसमें 1 पौवा वो लोग मिक्सिंग कर देंगे लो क्वालिटी का सेव लेके,
जैसे सड़ा वड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा लो क्वालिटी में करके उसको खपा के बेच देंगे। लेकिन आजकल के लोग हैं इसको पकड़ लेते हैं, जाके खुद ही कहेंगे हम तो लाएंगे नहीं तो नहीं देंगे। वो भी जो सेलर होता है वो भी परेशान हो जाता है, और जो क्या कहते हैं बायर्स होता है वो उसके लिए फ़ायदा हो जाता है। ठीक, तब भी थोड़ा बहुत मिक्सिंग मिल जाता है उसे। और 2 ठो एग्जाम्पल पूछ लिया है, तो 2 ठो एग्जाम्पल में आप मिल्क का दे दीजिएगा। मिल्क में आप दूध मिला देते हैं, अरे यार दूध मिला दिए तो चीज़ हो गया, दूध एक दूध हो गया। उसमें एक यूरिया होता है, यूरिया भी डाल देते हैं, स्टार्च भी डाल देते हैं, तो ये सब हो गया। एक और लिख दीजिए, दूध ही को लेते हुए घी भी बोल दीजिए, घी में वनस्पति मिला देते हैं, तो एक और हो गया। फिर एक आइसक्रीम लिख लीजिए, आइसक्रीम में भी स्टार्च मिला देते हैं, ब्लॉटिंग पेपर मिला देते हैं, तो ये सब हो गया। ठीक, इसके बाद आते हैं राइट अबाउट एनी टू डायरेक्ट मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो एक अगली बार क्वेश्चन आया था टेली रिक्रूटमेंट, ये भी एक डायरेक्ट ही मेथड था। उसमें पूछा था कि डायरेक्ट मेथड है कि वो है, तो स्पेसिमेन पेपर से ही रिलेटेड कुछ पूछ ले रहा है। तो 2 ठो बताना है, तो एक टेली रिक्रूटमेंट बोल दीजिए, और एक वाकेड इन इंटरव्यू, एक शायद ये वाकेड इन रिक्रूटमेंट है शायद। हाँ, ये हो गया एक। और एक पोस्टर छाप देते हैं, पोस्टर बोर्ड, एक वो भी हो गया 3। एक इंस्टीट्यूट पे जाके देते हैं, तो हम एक टेली वाला बता दें कि टेली वाला एक बता दे रहे हैं आपको कि वो लोग फ़ोन करके आपको फ़ोन करते हैं कि आपको काम करना है कि नहीं, ये ऐसा काम है, ऐसा है, ऐसा है, तो सब पूछते हैं, तो आपको डिटेल पता चल जाता है, आप बता देते हैं। ठीक, और एक वही वाकेट इन इंटरव्यू, मतलब जो जिसको चाहिए काम वो सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट कंपनी में आ जाके अपना एड्रेस, अपना वो सर्टिफिकेट, ये सब अपना डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स कुल दे देते हैं कि हम यहाँ से रहने वाले हैं, अगर आपके कंपनी में कोई जॉब खाली होगा तो दे दीजिएगा, हमें फ़ोन कर दीजिएगा, तो हम आके आपका अटेंड कर लेंगे। तो ये 2 ठो दे दीजिएगा, बहुत है। 2 नंबर का है, छोटा करीब 1.5 लाइन का दोनों लिखेंगे तब भी मिल जाएगा आपको नंबर। डिस्क्राइब एम्प्लॉइंग रिलेशन एज अ स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो एम्प्लॉय रिलेशन बताना है, आपका एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक, तो अगर जैसे आप पब्लिक रिलेशन बनाना चाहते हैं किसी के साथ, तो आपको जो कंपनी में काम करते हैं, तो आपके कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करता है उसके साथ बढ़िया रिलेशन बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे और प्लानिंग करना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, प्रोग्राम कराना पड़ेगा, तो ये सब उनके साथ करेंगे। उनको लगेगा कि हाँ हमारे जो सर हैं, बॉस हैं, वो हमारा ध्यान देते रहते हैं। ठीक, तो रिक्रूटमेंट पब्लिक रिलेशन के साथ बढ़िया है, नहीं तो क्या कहेंगे, अगर उनके साथ ही नहीं रिलेशन बनाएंगे तो पब्लिक के साथ आपका रिलेशन ख़राब होना तय है, क्योंकि वो बाहर जाने के बाद बोलेंगे कि ये कंपनी तो ऐसा है वैसा है। ठीक, बेकार बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारा 2 ठो बचा है इधर, ये हम केस स्टडी शायद इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो मेंशन 3 सर्कमस्टेंस अंडर विच द बैंक कैन रिफ्यूज़ पेमेंट और डिसऑनर अ चेक। तो चेक जो होता है, तो कब बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है, मतलब बैंक कब नहीं ले सकता, तो एक लिख दीजिएगा, व्हेन अ चेक इज स्टॉल मतलब होता है जैसे कि, अरे मतलब समझ रहे हैं, जैसे चेक आपको दिया 10 तारीख का, तो 3 महीने बाद, आजू के 3 महीने बाद 10 तारीख के आप 11 तारीख के गए और ये 3 महीना पूरा हो गया, तो जो बैंक रहता है वो पैसा देने से इनकार कर देगा। और एक म्यूटिलेटेड लिख दीजिएगा, वैन चेक इज़ म्यूटिलेटेड, मतलब खटपिट कर दिए हैं, छेड़खानी कर देते हैं। ठीक, एक ये भी लिख सकते हैं। और एक और हो जब ड्रॉ जो होता है, यानी कि जो चेक साइन, जिसका चेक है जो साइन कर रहा है, अगर वही बैंक में जाके बैंक में फ़ोन लगा के कह देगा कि हमारा जो पैसा है उसको स्टॉप कर दीजिए, ये चेक इशू ना होने पाए, हमारा स्टॉप कर दीजिए, तो यही 3 ठो लिख दीजिएगा, बहुत मिल जाएगा ना, 3 नंबर मिल जाएगा। मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ द बैलेंस शीट, तो 3 ठो फीचर्स बताना था बैलेंस शीट का, तो हम इसमें एक हमने पहले ही बता दिया, इट इज़ नॉट अ अकाउंट बट अ स्टेटमेंट। ठीक, जैसे वो एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बैलेंस शीट इज अ अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट है, एक ये फीचर्स बता दीजिएगा। और दूसरा, बैलेंस शीट क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, इट्स ओ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट यही बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। दूसरा हो गया, और एक बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे ही होता है। ठीक, चलिए हमारा कंप्लीट हो गया।
चलिए जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब द चैनल।